हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग 9 तारीख का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इस करंट अफेयर्स में मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाल रखे हैं और उसकी व्याख्या भी अच्छे तरीके से कर रखी है। इन क्वेश्चंस के अलावा जो मैंने व्याख्या की है वो भी आपके एग्जाम में काफ़ी लाभदायक होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके स्टेट एग्जाम, यूपी पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे बैंक आदि के लिए लाभदायक होंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद सारे क्वेश्चंस का आनंद लेते रहिए। पहला सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के साथ युवा युवा विधि पेशेवर, जिन्हें हम लॉ क्लर्क से नाम से जानते हैं, का आदान प्रदान यानी कि लेने देने की बात हुई है, उसके लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि सहमति पत्र जो होता है उस पर हस्ताक्षर कराया गया है। अब समझिए कि युवा विधि पेशेवर क्या होते हैं। ये एक न्यूली ट्रेंड होते हैं, यानी कि जो अभी हाल ही में क्या होकर आए हैं, हाल ही में क्या होकर आया है, प्रशिक्षित होकर आया है, उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो उन्हें क्या है कि कराने के लिए तो उन्हें अलग अलग जगह पे ट्रेंड किया जाता है, अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। तो भारत ने बोला कि भैया ठीक है, हम तुम्हारे साथ एक समझौता ज्ञापन करवाते हैं और तुम अपने जो ऐसे युवा विधि पेशेवर हैं इन्हें क्या करो, तुम हमारे देश में भेजो। तो ये क्या है कि जब आएंगे, अगर ये क्या है कि लोग के विद्यार्थी हैं, तो ये किस काम आएंगे, ये प्रशासन वाले काम में आएंगे। जो न्यायिक काम है उनमें ये मदद कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग यानी कि जो नियम बनाने हैं उसमें भी तो ये मदद कर सकते हैं। तो बोले कि इन्हें हमारे देश भेजो और हम आपके देश में भी भेज सकते हैं। तो ये एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। ये किसके साथ हुआ है, तो भूटान के साथ हुआ है। ठीक है। अब ये खबरों में क्यों आया, तो मैंने आपको बताया कि खबरों में इसीलिए आया कि जिसके तहत भूटान के जो युवा पेशेवर है वो आएंगे और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो न्यायिक आदान प्रदान होगा, प्रशिक्षण होगा, दीर्घकालिक जो संस्थागत सहयोग होगा उसको बढ़ावा मिलेगा। इनका कार्यकाल कितना रहेगा, तो ये केवल 3 महीने का रहेगा। और इनका जो वेतन है यानी कि जो हमारे भारतीय लॉ क्लर्क्स होते हैं उन्हीं के समान ये मानदेय इनको दिया जाएगा। और यात्रा का जो व्यय है वो पूरा कौन वहन करेगा, तो वो सर्वोच्च न्यायालय वहन करेगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि युवा विधि पेशेवर क्या होते हैं, तो ये नव प्रशिक्षित यानी कि शुरू शुरू वाले होते हैं, प्रारंभिक अनुभव वाले कानूनी विशेषज्ञ होते हैं जो विधि यानी कि कानून की पढ़ाई पूरी करके आते हैं। उसके बाद न्यायिक, प्रशासनिक या निधि निर्माण से जुड़े कार्यों में ये रहते हैं। ठीक है। अगर हम भूटान की बात करते हैं, तो भूटान जो है वो कितने राज्यों से साझा करता है अपना सीमा, तो एक तो सिक्किम से करता है, दूसरा करता है वेस्ट बंगाल से, तीसरा करता है आसाम से और चौथा करता है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है। अब यहाँ पे सेवन सिस्टर्स को भी देख लो कि सेवन सिस्टर्स कौन कौन से आते हैं। तो सेवन सिस्टर्स में असम आ गया, मेघालय आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया, मणिपुर आ गया, नागालैंड आ गया और अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, सेवन सिस्टर में पूर्वोत्तर राज्य आते हैं, सेवन सिस्टर में कभी भी सिक्किम नहीं आता। सिक्किम सेवन सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। ये आपको बहकाने के लिए ऑप्शन में दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहीं पे एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर मिलता है। कौन सा मिलता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसका हिस्सा है, ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। तो चाइना हर बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिन्हें हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, चिकन नेक, यानी कि जब भारत को पूरा नक्शा आप देखेंगे ना, तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो आपको चिकन नेक के समान दिखाई देगा। तो इसे हमेशा तोड़ने की कोशिश करता है और सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करने की कोशिश करता है, बट ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो जो सुप्रीम कोर्ट है एक भाग है हमारा, जो पार्ट 5 है ना, उसमें एक अध्याय है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 4 है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। और ये जो आर्टिकल 124 है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 147 तक है। ठीक है। अभी अगर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो उनका नाम क्या है, सूर्यकांत। क्या नाम है, सूर्यकांत। कौन से नंबर के हैं, तो 53वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के, 53। इससे पहले कौन थे, बी आर
गवई, ये कौन से नंबर के? तो सिंपल सी बात है, 52वें नंबर के होंगे, 52 इंसान थे। ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या भैया ये सुप्रीम कोर्ट पहले से बना था, तो जी हाँ, सबसे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कब आया था ये? 1773 में। और 1774 में क्या हुआ था? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये कहाँ किया गया था? तो ये वेस्ट बंगाल में किया गया था। वेस्ट बंगाल में कहाँ? जो फोर्ट विलियम है ना, वहाँ पे। ठीक है, फोर्ट विलियम, वहाँ पे। इसी कोर्ट के अंदर जो मद्रास हाई कोर्ट है और मुंबई हाई कोर्ट है, उन्हें भी इसके अंदर ला दिया गया था, यानी कि इसी के अधिकार क्षेत्र में उन्हें लाया गया था। ठीक है। तो इसके सीजीआई कौन थे? तो इसके जो सीजीआई थे वो एमपी करके थी। ठीक है, एमपी, एलिजा एमपी। इसके बाद आता है 1935 में, क्या आता है? भारत शासन अधिनियम। कब आया था ये? 1935 में। इसके वजह से 1937 में क्या बनता है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है। और यह ब्रिटिश का सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है, ब्रिटिश काल में यह सर्वोच्च न्यायालय था। और ये कहाँ पे काम करता था? जो हमारी संसद भवन थी ना, संसद भवन थी, उसके सेंट्रल हॉल में। कहाँ पे? सेंट्रल हॉल में, जिसे बाद में नरेंद्र के नाम से जाना गया था। इस हॉल को नरेंद्र हॉल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो ये जो था, ये कब तक चला था? ये आपका चला था कि 26 जनवरी 1950। इस दिन हुआ क्या था? इस दिन हमारा जो संविधान था वो भी लागू हुआ था। यानी कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अपना काम करते करते 26 जनवरी 1950 तक ये एज इट इज, यानी कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के जैसे काम कर रही होती है। 26 जनवरी को फिर ये खत्म होता है, और 26 जनवरी को इसका नाम क्या हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और इसके जो सीजीआई बनते हैं वो कौन बनते हैं? एच जे कानिया। ये चीजें आपसे पूछी जाती है कि पहले सीजीआई कौन थे? तो एच जे कानिया, यानी कि हीरा लाल कानिया। लेकिन ये उद्घाटन कब होता है, इनागुरेशन कब होता है सुप्रीम कोर्ट का? तो ये होता है 28 जैन 1950 को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट 28 जैन से काम करना स्टार्ट करती है। ठीक है। फिर उसके बाद एक समय आता है 1954 में। क्या होता है कि फिर 1954 में एक नई बिल्डिंग का निर्माण होता है, और 1958 में उस नई बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है। यानी कि 1954 में शिलान्यास होता है, और 1958 में उसका उद्घाटन उस समय के जो राष्ट्रपति थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया जाता है। ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट था, वो सुप्रीम कोर्ट अभी तक चला आ रहा है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है कि जो 1958 में जब हुआ था, तो उस समय के जो सीजीआई थे, वो 5वें सीजीआई थे। ठीक है, वो 5वें सीजीआई थे। उनका नाम था सुधीर रंजन दास। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, सुधीर रंजन दास। और यह ब्रिटिश क्राउन उस समय क्या करता था? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। अगर मैं अतिरिक्त अगर आपको जानकारी दूं, तो जो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, यह हमारा जो मूल अधिकार है उसके रक्षा के तौर पे भी काम करता है। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना, रिट जारी करने की शक्ति है। इसके पास रिट जारी करने की शक्ति है। टोटल ये 5 तरीके की रिट जारी करती है। ठीक है। तो हम अगले सवाल पे अब चलते हैं। एक सवाल है कि खोजी गई नई रीड है। ये रेड भी नहीं है, और ये रीड भी नहीं है। ठीक है, ये REED, रीड है। रीड स्नेक मतलब जाति, यानी कि रीड जो सांप है, उसकी एक प्रजाति है जिसका नाम रखा गया कैला मारिया मिजोरम मेंसिस।
कैलामारिया मिजोरम मेंसिस रखा गया है, किस राज्य में खोजा गया है? याद रखिएगा, इस प्रजाति का नाम है कैलामारिया मिजोरम मेंसिस। ये चीजें आपको ध्यान रखने योग्य है। ये कहाँ पे आया है? तो ये मिजोरम में खोजा गया है, और इससे मिजोरम में मिलने की वजह से ही इसका नाम जो है कैलामारिया, तो पहले से ये चला ही आ रहा था। मिजोरम देखिए, इसमें मिजोरम है, मिजोरम मेंसिस किया गया है। ठीक है, तो ये किस राज्य में मिला है? मिजोरम में मिला है। मिजोरम के बारे में अगर हम आईयूसीएन में देखें तो इसका जो आईयूसीएन में स्थिति है वो लिस्ट कंसर्न, यानी कि कोई खतरा वाली बात नहीं है। अगर हम देखते हैं कि आईयूसीएन है क्या, आईयूसीएन है क्या, तो ये भाई साहब इंटरनेशनल, यानी कि पूरे वर्ल्ड स्तर पे काम करने वाली एक क्या है? संस्था है। ये एक संस्था है। ये इसका काम क्या है? तो कोई पेड़ या पौधों की जो प्रजाति है ना, प्रजाति अगर वो खतरे में रहती है तो अपने इस रेड सूची के अंतर्गत ही क्या करते हैं? उसे लिस्टेड करते बताते कि भैया इसका स्टेटस क्या है और इसका संरक्षण किस तरीके से किया जाए। तो ये सब लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं और बताते कि इसको बचाना है। और कोई जीव जंतु है, अगर वो भी खतरे में है तो उन्हें भी वो लिस्टेड करती है। क्या करते हैं? लिस्टेड करते हैं। मैंने आपको अभी 7 तारीख वाले में यही बताया था कि एक हमारे पास सफ़ेद सफ़ेद उदर, यानी कि सफ़ेद उदर पेट वाला क्या है? एक बगुला है, जो कलाई टू प्रोजेक्ट बन रहा था अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये सफ़ेद पेट वाला जो बगुला है, ये जो नाम दफा क्या है? नाम दफा एक हमारे पास क्या है? टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क भी है। तो नाम दफा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे ये पाया जाता है। और कलाई टू प्रोजेक्ट जो बन रहा है, कलाई टू प्रोजेक्ट जिसको मंजूरी मिली है, इसमें इसका चर्चा ही नहीं था। जबकि सफ़ेद बकुला जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि ये भाई साहब ज़्यादा है ही नहीं, कल 70-80 ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो इनका भी ऐसे ही करके ये क्या करता है? आईयूसीएन लिस्टेड करता है, बताता है कि भैया ये खत्म होने वाले हैं, इन्हें बचा लो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में इन लोगों की अहम भूमिका रहती है। हर एक चीज़ की अहम भूमिका है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, तो इन्हें बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा सवाल है कि मनोज कोठारी को सोमवार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये कौन से खेल से संबंधित थे? तो ये बिलियर्ड्स थे। बिलियर्ड्स क्या होता है कि एक टेबल टाइप का होता है और उस पर गेंद रखी होती है, और जो टेबल होता है उसके ऊपर एक कपड़ा रहता है, और उस कपड़े के ऊपर बहुत सारी गेंदें रखी होती है। एक स्टिक होता है, इसको मार करके होल जो होता है उसमें से नीचे गिराना होता है। तो ये उसी खेल से संबंधित है। अगर इनके बारे में और कुछ जानना है तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मनोज कोठारी नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। चौथा सवाल है कि किस राज्य ने क्षेत्रीय एआई, मतलब रीजनल है, क्या ये रीजनल है? एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो आप सबको मालूम चल गया अभी। प्रभाव सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ जो क्षेत्रीय रूप से हुआ है, उसके प्रभाव की बात की गई है कि क्या ये अच्छा प्रभाव डालेगा या बुरा प्रभाव डालेगा। अगर अच्छा प्रभाव डालेगा तो कोई बात तो है ही नहीं, अच्छा प्रभाव डाल रहा है तो अच्छी बात है ये। लेकिन अगर बुरा प्रभाव डालेगा तो ये प्रभाव क्या डालेगा, और इस बुरे प्रभाव से हम कैसे निपट सकते हैं, तो इसके लिए एक सम्मेलन हुआ है। वो कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ राजस्थान में। अभी क्या है कि 15 से 20 फरवरी के आसपास ऑल इंडिया, यानी कि इंडिया का क्या होने वाला है? एआई इम्पैक्ट समिट या कॉन्फ्रेंस बोल लीजिए, 2026 होने वाला है। तो ये जैसे हम डांस, जब हम कोई बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं तो उसका पहले रिहर्सल करते हैं ना, तो ये वही रिहर्सल हुआ है। याद रखिएगा कि बोला जाएगा कि एआई एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस या समिट 2026, तो ही कहाँ मारेंगे ये? कहाँ मारिएगा? तो मारिएगा आप राजस्थान पे। ठीक, अगर एआई सम्मेलन या समिट 2025 बोलेगा तो उस समय आपका उड़ीसा सही हो जाएगा।
तो 2026 इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। अगर हम आते हैं कि राजस्थान पे आते हैं, तो राजस्थान में आप देख सकते हैं कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जयपुर है, और थार का जो मरुस्थल है ना, ये पूरे भारत का एकमात्र मरुस्थल है, ठीक है। अरावली जो पर्वतमाला अभी चर्चा में रही, और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि भाई साहब 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ी रहेंगी वही केवल अरावली की पहाड़ी होंगी, और बाकी जो पहाड़ी है वो उन्हें पहाड़ी नहीं माना जाएगा, और इस वजह से आप वहाँ पे खनन कर सकते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इस निर्णय को फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही बदल दिया, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पुनरावलोकन की भी शक्ति है, वो अपने ही निर्णय को पलट सकती है, ठीक। और सबसे जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, किसकी? राजस्थान की। अगर मुख्य नदी की बात किया जाए तो यहाँ पे बनास होती है, लूनी नदी बहती है, और चंबल नदी बहती है। और ये घूमर और कलबेलिया जो है, कलबेलिया याद रखिएगा, घूमर और कलबेलिया दोनों प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ की? राजस्थान के। ये दोनों ही पूछी जाती हैं। और एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पे है? पूरे दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है, जिसका नाम है जगत पिता ब्रह्मा मंदिर। और ये पाया जाता है आपका राजस्थान के पुष्कर में। राजस्थान के पुष्कर में। और याद रखिएगा, पुष्कर एक मेला भी लगता है, और ये जो मेला है वो किसके लिए फेमस है? ये ऊँटों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ऊँटों के लिए। जैसे बिहार में एक मेला लगता है ना, सोनपुर का मेला, वैसे ही ये भी फेमस है, पुष्कर का मेला। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर और बातें करते हैं तो यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव और सरिस्का, यहाँ पे 5 नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को, यूनेस्को क्या करता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को चुनता है और उनका संरक्षण भी करता है। तो यूनेस्को कब से काम करना स्टार्ट किया था? 1945 से। तो ये जितने भी पूरे विश्व में धरोहर होते हैं, उन्हें वो पहले देखता है कि भैया इन्हें हम ले लेते हैं, फिर इसका संरक्षण करेंगे। तो जब कोई, इससे क्या होता है, इससे टूरिज्म मिलता है। क्या मिलता है? टूरिज्म मिलता है उस चीज़ को। इसीलिए हर देश चाहता है कि मेरे इस धरोहर को यूनेस्को अपने सूची में शामिल कर ले। तो भारत का जो पहला धरोहर स्थल था, वो अजंता की गुफा थी, एलोरा की गुफा थी, आगरा का किला था, और ताजमहल था। यानी कि 4 को सबसे पहले नामित किया गया था। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय शहर जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो भाई साहब वो था अहमदाबाद, ठीक है। पूरे विश्व में पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया था। अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले नेशनल पार्क की बात की जाए, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इसको 1985 में, कहाँ पे? 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और ये दोनों कौन सी श्रेणी में है? क्योंकि यूनेस्को जब शामिल करता है ना, तो 3 तरीके की श्रेणियां बना रखा है। एक मिक्स टाइप है, एक नेचुरल वाला है, और एक जो मानव निर्मित है उसमें। तो ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इन्हें नेचुरल वाले में शामिल कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक बर्ड पाई जाती है जिसे बोला जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जो बर्ड है ना, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि सीआर IUCN की जो लिस्ट है उसमें सीआर में है। ये भी ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, वहाँ पे। इसकी मौत होने का जो मेन रीजन है ना, ये जो लाइन है ना, जो अपने बिजली की तार है, उससे इसकी ज़्यादा मौत होती है। इसीलिए आप देखेंगे तो राजस्थान में जो बिजली की तार है वो अंडरग्राउंड वाले करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई साहब एक क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन 5वां है कि इसी चीज़ को मेन क्या है? मेन इसी चीज़ को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 5वां में कि IEC 4201 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन बनी है?
भाई साहब ये सवाल पक्का ही आएगा, और उसमें भी आप ये चीजें याद रखिएगा कि ISO IEC 42001, ठीक है, ये कंपनी ISO यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वो वाली कंपनी है, ये दे रही है, ठीक है, सर्टिफाइड कर रही है। तो ये मिला फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स यानी कि FSS को, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। FSS बिकम फर्स्ट पेमेंट्स कंपनी टू रिसीव ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन, ठीक है। अगर हम FSS की बात करें तो FSS कैसी कंपनी है? FSS फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय सेवा है ना, उस पर काम करने वाली कंपनी है। वित्तीय सेवा वाली जो कंपनी है ये है, ठीक है, फाइनेंशियल। पूरा नाम अगर बात करेंगे तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स है, और इसकी जो स्थापना वो 1991 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। और ये काम किस क्षेत्र में करते? तो पेमेंट्स टेक्नोलॉजी में, यानी कि आपको पेमेंट्स कैसे करना है, पेमेंट्स करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके पेमेंट्स करना है, ठीक है। और पेमेंट्स में जैसे आप UPI ट्रांजैक्शन करते हैं, आप पैसे का लेन देन करते हैं, तो वो सारा जो है पेमेंट्स टेक्नोलॉजी ये देखती है, FSS देखती है। फिनटेक यानी कि टेक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का यूज करना है फाइनेंशियल के लिए, यानी कि वित्तीय सेवा के लिए। वित्तीय सेवा में क्या आ जाएगी कि अपना वही कि UPI या फिर डिजिटल पेमेंट, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? वित्तीय पेमेंट में। काम क्या रहता है? तो ये पेमेंट एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन प्रदान करते हैं, कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो। और AI बेस्ड अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या AI बेस्ड कोई फ्रॉड होने वाला है, तो उसे ये डिटेक्ट करके वहीं पे ख़त्म कर देगी, और पेमेंट जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाएगी, ठीक है। यानी कि आप ये कह लीजिए कि AI का एक अच्छा सा यूज करना है नैतिकता के साथ, यानी कि नैतिकता के साथ, यानी कि आपके साथ कोई दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। ISO IC 42001 किससे जुड़ा है? ये मैंने क्वेश्चन दिया है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये किसकी शाखा बनी है? तो ये ISO की एक शाखा है जो ये प्रदान करती है, ठीक है। ISO IEC 42001 पाने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन? तो FSS बन गई है। और यह सर्टिफिकेशन किस बात पर जोर देता है? तो एथिकल पे देता है भाई साहब, नैतिकता पे देता है, और रिस्पॉन्सिबल AI यूज, यानी कि AI का जो यूज होगा वो नैतिकता से भरपूर होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, ठीक। इसके चेयरमैन की बात करेंगे तो चेयरमैन कौन है? आप देख ही सकते हैं, नागराज मैलंडला, ठीक है, मैलंडला। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे, किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का आरंभ किया? संस्कारशाला दरअसल ये क्या है? प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम है। इसमें क्या सिखाया जाता है? इसमें वही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जैसे नैतिकता सिखाई जाती है, ठीक है, नैतिकता सिखाई जाती है, किसी के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, ये सब सिखाए जाते हैं, संस्कार सिखाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? सिखाई जाती है। तो किस राज्य के राज्यपाल ने? तो ये असम के राज्यपाल ने ऐसा किया है, ठीक है। असम के राज्यपाल ने संस्कारशाला का शुभारंभ किया है, जो मूल्य आधारित शिक्षा पर केंद्रित एक कार्यक्रम है। आप एक चीज समझिए कि मूल्य आधारित यानी कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। यह वह शिक्षा है जो छात्रों के चरित्र, नैतिकता, संस्कार, जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों का विकास करती है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, ठीक है। इसीलिए आप किताबी ज्ञान तो आप स्कूलों से ले रहे हैं, लेकिन आपको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कहाँ से मिलेगा? यही हमारे इस समय के जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें यही दिक्कतें हैं कि हमें तो किताबी ज्ञान मिल रही है, लेकिन भाई साहब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो चरित्र है उसके बारे में कौन बताएगा? नैतिकता की जानकारी कौन देगा? संस्कार कौन सिखाएगा हमें? जिम्मेदारियां कौन बताएगा? तो ये सब चीज़ें क्या है कि हमारे पास नहीं है। हमें किताबी ज्ञान तो भरपूर मिल रहा है। यह कार्यक्रम किसको किसको मिलेगा? तो 4 से जो 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं वो इसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, 4 से 14 वर्ष के लिए। अगर और बात करें तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि असम है,
तो असम के जो राज्यपाल है वो लक्ष्मण आचार्य हैं, इन्होंने ही किया है। और यहीं पे एक ब्लाइंड, क्या है, ब्लाइंड स्कूल भी है, और वहाँ पे ये गए भी थे और वहाँ पे जा करके जुबली वर्ष मनाए हैं, क्या है, यानी कि इसके 50 साल पूरा करवाए हैं। सामान्य जानकारी में बात करेंगे तो राज्य असम है और राजधानी इसकी दिसपुर है, और सबसे बड़ा शहर की बात करें तो गुवाहाटी है, और गुवाहाटी में सबसे बड़ा गुवाहाटी में एक शहर है दिसपुर। तो ये असम का राजधानी दिसपुर को बनाया गया। राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा है, ठीक है। चाय उत्पादन, यानी कि भारत जो है ना प्रथम स्थान रखता है किस चीज में, चाय उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान इसी का, असम का है। डिग बोई, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि डिग बोई जो है ना, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे 8 नेशनल पार्क है। रायमोना, मानस, औरंग, काजीरंगा, देहांग पटकाई, डिब्रू साइखोवा और नामेरी। इसमें आपको मालूम है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और काजीरंगा और मानस ये दोनों क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नामित है। ये भी आप चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक। ये जो सिखना ज्वालो नेशनल पार्क है ना, सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क है ना, ये 8वां नेशनल पार्क है। क्या है ये? 8वां नेशनल पार्क है। किसका? असम का। 2025 में ही अभी इसे घोषित किया गया। डिगबोई एक जगह है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, आसाम हो गया, आसाम, ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, तो आप ऐसे अगर बांटेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ ये देख रहे हैं, और यहाँ पे है डिगबोई। ये जो डिगबोई है ना, यहाँ पे सबसे पहले एक रिफाइनरी मिली थी जिसको बोला गया था डिगबोई। इसका नाम डिगबोई किस लिए रखा गया था, क्योंकि जब यहाँ पे खोदा जा रहा था ना, तो इसको बोला जा रहा था डिग बॉय डिग, ठीक है। डिग बॉय डिग मतलब खोदो लड़को खोदो, ये बोल बोल करके वहां पे खोदा गया था, तो इसीलिए इसका जो नाम है वो डिग बॉय रख दिया गया। तो सबसे पहला जो रिफाइनरी है या तेल का कुआं 1889 में खोदा जाता है, और 1901 में जो है वो पहली तेल रिफाइनरी क्या होती है, शुरू होती है। और ये जो डिगबोई रिफाइनरी है ना, ये केवल भारत का ही नहीं, केवल भारत का ही नहीं, बल्कि एशिया का पहला तेल रिफाइनरी होता है, और एशिया के तेल इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या की जो जामनगर रिफाइनरी है ना, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है। अब अगर बात करते हैं कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट, क्या ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, कितने मीटर लंबा है, तो ये है भाई साहब 4.95, लगभग ये 5 किलोमीटर का है। इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये भाई साहब ऊपर आपका क्या है, रोड है, ये ऊपर रोड है, यानी कि ऊपर से गाड़ी जा सकती है, और नीचे क्या है, ये ब्रिज है। यहाँ से कौन जाएगा? ट्रेन जाएगा। यानी कि एक ही रास्ते पे ब्रिज भी है और एक ही रास्ते पे रोड भी है, ठीक है। तो इसका, और ये कहाँ से कहाँ तक का है, तो यहाँ पे देखिए एक जगह है डिब्रूगढ़, ये देख रहे हैं, और धेमाजी। डिब्रूगढ़ और धेमाजी तक ये कनेक्ट है, और इसके बीच से ये क्या है, ये कौन सी नदी जा रही है, ये जा रही है आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये किस पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो ये है कि भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा किसी और ने नहीं भैया, ये नितिन गडकरी चाचा ने कहा है कि जो भारत है वो दुनिया का पहला बायो ब्यूटेन। एक देखिए,
एक होता है बायो B2 मेन, और दूसरा होता है पेट्रोलियम B2 में, पेट्रोलियम B2 में। तो जो बायो बिटुमेन है ना, ये किससे बनता है? जैसे कृषि से संबंधित, अगर जैसे कोरा हो गया, जिसे हम अभी पराल बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? पंजाब में, पंजाब एंड हरियाणा में इसको जलाया जाता है। या फिर कोई कचरा हो गया, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, तो इससे क्या बनाया जाता है? बायो बिटुमेन। और पेट्रोलियम बिटुमेन ये कैसे बनता था? तो पेट्रोलियम बिटुमेन आपको बनाना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होता था? क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल। फिर इसको अलग अलग ताप पे आप जब लेके जाते थे तो इससे निकल के आता था पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बिटुमेन, पेट्रोलियम बिटुमेन। अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये बिटुमेन किस चीज़ का नाम है। तो बिटुमेन कुछ नहीं भैया, जब सड़क बनाते हैं ना तो आपने काली काली चीज़ें देखी होंगी जी, जो बहुत ज़्यादा चिपकती है। हम लोग तो उससे क्या बोलते थे? हम लोग उसे बोलते थे पिच। उसी पिच को बोल रहे हैं कि अब ये पेट्रोल वाला पिच नहीं चलेगा, ये बायो वाला पिच चाहिए, यानी कि जो पराल से बना हो, या जो कोई कचड़ा वचड़ा जैसे पेड़ पालो है इनके वजह से बना हो, तो वो वाला हमें चाहिए। तो ऐसे में हम नंबर 1 बनने वाले हैं। आप देखेंगे तो ये है आपका, यही है वो पिच। ठीक है। तो बिटुमेन की परिभाषा आप देख सकते हैं, पौधों के अवशिष्ट से, कृषि अपशिष्ट से, शैवाल से, वनस्पति तेल से आदि से बन सकते हैं। ठीक है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला सवाल है कि किस राज्य में तेंदुए के एक अत्यंत दुर्लभ रंग रूप की पहली बार पुष्टि हुई? तो ये भाई साहब है, कर्नाटक में पाया गया है, कर्नाटक के विजयनगर में, कर्नाटक के विजयनगर में। और इसका नाम क्या दिया गया है? सैंडलवुड, सैंडलवुड लेपर्ड। क्या नाम दिया गया है? सैंडलवुड लेपर्ड। लेकिन ये पूरे विश्व में किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रॉबेरी लेपर्ड के। ठीक है, ये आपने देख लिया। यही मैं आपको बताया था कि ये है आपका कलाई टू प्रोजेक्ट। क्या ये कलाई टू प्रोजेक्ट है? और ये कलाइटो प्रोजेक्ट में ये है सफ़ेद उदर वाला वो पक्षी है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और ये जो कलाइटो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे बन रही है? तो ये बन रही है लोहित नदी पे। ठीक है। और लोहित नदी क्या है? लोहित नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी की क्या है? सहायक नदी है। इसकी ये सहायक नदी है। ठीक। अगर आप आगे जाएंगे देखेंगे तो ये है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सा पोत भारत का पहला स्वदेशी पोत? ये समुद्र प्रताप है, और ये कोस्ट गार्ड को दे दिया गया है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में पेमेंट्स यानी कि पीआरबी जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसकी पहली बैठक आयोजित की है। कहाँ पे ये की है? तो ये मुंबई में की है। मुंबई में किसके अध्यक्षता में की है? तो संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा इस समय क्या है? आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है। बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा इनलैंड, यानी कि जमीन के अंदर, ठीक है, हमारी जो भारत है वो मेनलैंड के अंदर रेनबो ट्राउट फिश फार्म कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना। और तेलंगाना में एक कलेश्वरम एक इरिगेशन सिस्टम भी है। ये चीज़ याद रखिएगा। रामप्पा मंदिर यहीं पे है। चीन ने कौन सा नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किया? तो ये लोधी है। ठीक। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कौन सी सेना ने 2026 को घोषित किया कि नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष होगा? तो ये काम किया है इंडियन आर्मी ने। और 8वां पे कमीशन गठित करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बना है? तो वो बना है आपका असम राज्य बना है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और इस यूट्यूब चैनल पे अभी 75 सब्सक्राइबर है। अगर आप जुड़ जाते हैं तो ये और भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद वास्तव में आती तो ही आप जुड़ेगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जुड़ना ही है। ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और ये महादेव पाठशाला से है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ करके क्वेश्चंस के भी आनंद ले सकते हैं आप। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे आप जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। ठीक है।
पृष्ठभूमि आप देख सकते हैं इसका, मैंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत क्या है? नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर को किस मोड में विकसित किया गया है? तो बीओटी मोड में किया गया है। गोवा के प्रस्तावित तीसरे जिले का मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो ये क्यूपे में होगा। और तीसरा जिला का जो नाम है वो क्या है? कुसावती है। BWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे चुना गया? तो पीवी सिंधु को चुना गया है। कब से कब तक? 2026 से 2029 तक। और ये कब इसके जो ये BWF इसके 2017 से लेकर 2025 तक ये कह रही हैं, इसके मेंबर भी रही हैं। ठीक है। अगर आप और नीचे जाएंगे तो प्रश्न है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना ऐतिहासिक इसलिए माना गया क्योंकि ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी गैर इजराइल व्यक्ति को ये दिया जा रहा है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गिफ्ट सिटी यानी गुजरात में यह बना है। ठीक है। मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था नई दिल्ली में। चर्चित ज्वालामुखी बेजिमियानी किस देश में अभी हाल ही में विस्फोट की थी? तो यह रूस में किया था। रूस में कहाँ पे? कमचटका एक पेनिनसुला है, वहाँ पे ये किया था। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में हथियारों को संदिग्ध जानकारी मिलने पर किस देश के बंदरगाह पे हवाई हमला किया था? तो ये किया था आपका यमन पे। यमन में एक मुकाला पोर्ट है वहाँ पे। और ये कहाँ से आ रहा था? तो यूएई का एक फुजैरा पोर्ट है, वहाँ से आ रहा था। ऐसा कौन सा देश है जिसने बढ़ते डिजिटल के चलन के कारण अपनी 400 पुरानी जो वर्ष डाक सेवा थी उसको बंद करने का ऐलान किया? तो ऐसा करने वाला डेनमार्क पहला देश बन गया। रूस ने परमाणु क्षमता वाली जो आर्सेनिक मिसाइल है उसे किस देश में तैनात की? तो ये किया था बेलारूस में। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में उड़ीसा के तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो प्रलय का किया था। कहाँ पे? चांदीपुर से। भूटान के किस क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा? तो वो सोमन एसी थे। ठीक, सोनम एसी। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेज 2 परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर बनाने के लिए सहमति जताई? तो वो है चिनाब नदी। ईरान ने अभी हाल ही में किस देश के सोयूज रॉकेट का उपयोग करके अपने 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो वो है आपका रूस। कौन कौन सा वो रॉकेट था? तो पाया, जफर और कौसर। 200 साल पुराना बौद्ध स्थल अभी हाल ही में कहाँ खोजा गया? तो बारामूला जिला में, जम्मू कश्मीर है। RPREX एक्सरसाइज किस संगठन के द्वारा किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन था? तो ये मैग्नस कार्लसन। पार्वती अर्गा पक्षी बिहार को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी INS बक्सर में समुद्री यात्रा की। यह पनडुब्बी किस श्रेणी की है? तो यह कलवरी श्रेणी की है। 3 के क्लास की और 3 B क्लास की जो पनडुब्बी है वो बनाई गई है। इसरो अगले 4 वर्षों में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में कौन से नंबर का प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये तीसरे नंबर का बना रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।